हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, इस लेक्चर में हम नियर अबाउट 12 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो 12 टाइप की होती है। इसमें से जो पहली जो मैट्रिक्स है वो है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन 1 हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, कोई मैट्रिक है और उसके अंदर नंबर ऑफ रो क्या है? एक ही है, 3। अब देखिए, जैसे ये मैट्रिक्स है, या फिर हमारे पास एक और मैट्रिक्स लीजिए V 3 5 7 8, या फिर 1 2। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C। इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कितनी है? 1। रो आपको मैंने बताया था, रो क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मैट्रिक्स के अंदर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं? एक लाइन तैयार करते हैं और उसी लाइन को क्या बोलते हैं? रो, जिसको हम R1, R2, R3 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रो मैट्रिक्स होती है इसके अंदर नंबर ऑफ रो 1 होती है, यानी m की वैल्यू कितनी रहेगी? हमेशा 1, क्योंकि हम रो को किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? m के द्वारा इंडिकेट करते हैं। बट जो नंबर ऑफ कॉलम है यानी n, वो हमेशा क्या होगा? मोर देन 1। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन हो सकता है। जैसे मैट्रिक्स A है, इसके अंदर रो कितनी है? 1 है, लेकिन कॉलम कितनी है? 1 2 3 4 5। इसी तरीके से मैट्रिक्स B है, इसके अंदर रो कितनी है? अगेन 1 है रो, लेकिन कॉलम कितनी है इसके अंदर? 1 2 3 4। अगेन जो C मैट्रिक है, इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 है, बट जो नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 1 2। यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो यानी m की वैल्यू 1 हो और जो नंबर ऑफ कॉलम है यानी n की वैल्यू मोर देन 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। इसका बिल्कुल अपोजिट, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 हो लेकिन नंबर ऑफ जो रो है वो मोर देन 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। यानी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर m की वैल्यू हमेशा इक्वल ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन जो n की वैल्यू है वो हमेशा कितनी होगी? 1। जिस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 1 हो लेकिन रो 1 से ज्यादा हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। चलो देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैट्रिक्स A हमारे पास 1 2 3 4 5, मैट्रिक्स B 3 7 8, मैट्रिक्स C 2 5 3 9। इन तीनों एग्जांपल में देखिए, जो नंबर ऑफ रोज है यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन जो वर्टिकल्स लाइन है वो कितनी है? सिंगल है, एक ही है। इसी के अंदर भी देखिए कि नंबर ऑफ जो रोज है वो कितनी है? 1 2 3, लेकिन कॉलम कितना है? एक ही है। नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3 4, कॉलम कितना है? 1। यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और जो नंबर ऑफ रोज है वो मोर देन 1 हो, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। और कॉलम मैट्रिक्स होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि हमेशा जो m है वो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी उसके अंदर जो रोज होगी वो 1 से ज्यादा होगी, लेकिन नंबर ऑफ जो कॉलम है वो हमेशा कितने रहेंगे? 1 रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर नाम से ही पता चल रहा है जो रेक्टेंगुलर शेप की हो।
यानी उसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है, लेंथ और जो ब्रेथ है, वो इक्वल ना हो, यानी m इज नॉट इक्वल टू n। जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज अगर कॉलम के बराबर नहीं होती तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अंदर कभी भी जो m है वो n के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 3, यानी जो रो है वो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3 है, तो 2 क्रॉस 3। अब देखिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज और जो कॉलम है वो आपस में इक्वल नहीं। रोज कितनी है, यहाँ पर 2 है, और कॉलम कितनी है, 3, और 2 कभी भी 3 के इक्वल नहीं होता। ये हमारा m है और ये हमारा क्या है, n, ये आपस में इक्वल नहीं है। सेम एज इट इज हम दूसरी भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे लेते हैं हम 3 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 2 की, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर नंबर ऑफ जो रोज है वो कितने हैं, m कितने हैं, 3, रोज कितनी है हमारे पास, 3, और कॉलम कितनी है हमारे पास, 2, 3 क्रॉस 2 की एक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर भी जो m है वो n के इक्वल नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं होती उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जो मैट्रिक्स स्क्वायर की शेप की होती है, जो मैट्रिक्स स्क्वायर की शेप की होती है उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल होते हैं, यानी m इज इक्वल टू n हो, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास अगेन कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है, बराबर। इस मैट्रिक्स में देखिए ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 3। अब इसके अंदर रोज देखिए कितनी है, 1 2 3, और कॉलम भी देखिए 1 2 3। यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू किसके हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम, 2 3 4 7, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, यानी m इज इक्वल टू क्या है, n। और जिस मैट्रिक्स के अंदर m इज इक्वल टू n हो जाए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी क्या मैट्रिक्स रहेगी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो उनको छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स से वो सारे क्या होंगे, जीरो। पहले आपको डायगोनल का मीनिंग पता होना चाहिए। डायगोनल का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी पॉलीगन, रेगुलर जो पॉलीगन होता है उसके 2 अपोजिट पॉइंट को आपस में मिलाती है, उस लाइन को ही डायगोनल कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट को, इन 2 अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल। जैसे ये भी क्या होगा हमारा एक डायगोनल। क्लियर। तो इसी के बेस पे एक मैट्रिक्स भी बनी है जिस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं पहले हमें, A इज इक्वल टू 4 0 0 2 3 5 0 3 5 0 0 7। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 7 9 2
अब दोनों एग्जांपल में देखिए, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो कुछ ना कुछ है, यानी जीरो नहीं है, लेकिन इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर वो सारे कैसे हैं, जीरो। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसके अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, वो सारे कैसे रहेंगे, जीरो रहेंगे। और जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो जीरो भी हो सकता है या जीरो को छोड़ के कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे 4 3 7 ये डायगोनल वाले एलिमेंट है, लेकिन बाकी सारे जो एलिमेंट है वो कैसे रहेंगे, जीरो। इसी तरीके से इसके अंदर देखिए, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो क्या है, 7 9 2, लेकिन इनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, जीरो। यानी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट कैसे रहेंगे, जीरो। बट डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं। क्लियर, कंपल्सरी नहीं है कि वो मोर देन जीरो होगा, वो जीरो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो ऑल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये A3×3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो क्या है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। या फिर हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, जीरो। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी क्या है, आपस में इक्वल। तो जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट बराबर हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। और जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, Aij इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, जीरो। वहां पर जो i और जो j है वो क्या रहेगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास जो i और जो j है वो क्या हो, नॉट इक्वल। अगर i j आपस में बराबर नहीं है तो जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो। और जो अगर हमारे पास i और जो j है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इफ i इज इक्वल टू j, यानी A11 कुछ ना कुछ होगा हमारे पास, A22 क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, A33 A44, इस तरीके से इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या रहेगी, आपस में हमेशा बराबर। जैसे यहाँ पर की है। क्लियर। यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 3 3 है। यहाँ पर A11 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू 3, A33 की वैल्यू 3। इस तरीके से जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपस में बराबर रहेंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जीरो। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप है, बट इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में बराबर तो रहेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है 1। अगर हम सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 कर दें, यूनिटी कर दें, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको हम क्या कर दें, जीरो कर दें, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक 3×3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में बराबर है, यानी एक स्केलर मैट्रिक्स है। बट इसके अंदर एक नई बात क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 1 1 हो जाएंगे, यूनिटी हो जाएगी। तो उस मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक 3×3 की एक मैट्रिक्स है। इस तरीके से हमें
2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले सकते हैं 1 0 0 1। ये हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है 1 1 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है 0 0। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सी रहेगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप्स की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है वो बता देते हैं। कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाए या फिर जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है वो जीरो हो जाए। दो कंडीशन बनती है, या तो हमारे पास जैसे ये एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की 1 2 3 0 4 7 0 0 2, या फिर हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है B 4 7 5 2 1 3। दो हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब देखिए जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट या फिर डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाए और बाकी जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, अगर डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाते हैं और डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट नॉन जीरो रहते हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल से जो नीचे वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे नॉन जीरो है और ऊपर वाले कैसे हो गए जीरो। सारे सारे एलिमेंट कैसे हैं, डायगोनल से नीचे वाले नॉन जीरो। तो जिस मैट्रिक्स के डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो हो और ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर एक ट्रायंगल टाइप की शेप बनती है। एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, ट्रायंगल शेप बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्या बन रही है, ट्रायंगल शेप बन रही है, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर नीचे वाले एलिमेंट मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट मिलके एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो हो और डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसके अंदर जो ट्रायंगल बनती है वो ऊपर की तरफ बनती है। और जिस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो जाए, यानी एक नीचे की तरफ सारे के सारे एलिमेंट मिलके ट्रायंगल बनाए, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है वो है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उस मैट्रिक्स को जीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर की है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं,
0। बी हमारे पास एक 3x2 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं 0। इसी तरीके से सी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर की है और इसके भी सारे एलिमेंट कैसे हैं 0। यानी जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाए उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दो टाइप्स की मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 3.1 के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का वो है इक्वलिटी मैट्रिक्स यानी इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए एक दो कंडीशन होती है, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपस में दो मैट्रिक्स इक्वल होगी, अदरवाइज वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी। वो दो कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। दूसरी कि उनके जो एलिमेंट की पोजीशन है, जिस पोजीशन के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो दोनों मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए। यानी जो ए आई जे जो भी एलिमेंट है और जो बी आई जे जो भी एलिमेंट है ये आपस में क्या होने चाहिए बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर की है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब देखिए ये जो दोनों मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू बी कब होगी, जब इन दोनों का ऑर्डर यानी इनकी रो और कॉलम आपस में बराबर होगी। जैसे ये 3x3 की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और ये भी क्या है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी बात जो उनके एलिमेंट है किसी भी पोजीशन के ऊपर कोई भी एलिमेंट है वो आपस में बराबर होने चाहिए। यानी A11 किसके बराबर होना चाहिए B11 के, A12 किसके बराबर होना चाहिए B12 के। इसी तरीके से A32 किसके बराबर होना चाहिए B32 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। और आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए करते हैं उन न्यूमेरिकल्स को। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो 4 3 x 5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 5। अब देखिए यहां पर ये मान लेते हैं मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स क्या है B है।
अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल का साइन है, इट मींस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन की इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, और ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट, इनके जो एलिमेंट है, किसी भी पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आपस में क्या रहेंगे, बराबर। यानी ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो कर दीजिए बराबर। 4 इज इक्वल टू क्या रहेगा, y, 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, z, एंड x इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो इस तरीके से हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू क्या हमारे पास 1 है, y इज इक्वल टू क्या है 4 है, और z इज इक्वल टू क्या है 3। इस तरीके से हम x y z यानी कोई भी अगर हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी हमें क्या दे रखा है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स दे रखी है जो आपस में क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी, एक तो उनका दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम क्या करेंगे, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इनको कंपेयर करवाएंगे। तो चलो करवाते हैं फिर। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका x प्लस वाई बराबर होगा किसके, 6 के, एंड 5 प्लस z है वो इक्वल होगा 5 के, और जो x y है वो बराबर होगा 5 के। क्लियर, सॉरी x y किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। इन तीनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5। तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस में 5 यानी 0। जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 उठाइए, हमारे पास क्या है, x y इज इक्वल टू क्या हमारे पास 8। x y इज इक्वल टू क्या हमारे पास 8, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाय x। ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4th है। अब जो y की वैल्यू है उसको पुट कीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट क्या मिलेगा हमें, x प्लस में 8 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल टू 6x, या एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। चलो सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो मल्टी है, हमें कोई दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी मल्टी 8 हो, अगर उनको आपस में जोड़े तो 6 आए, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस में 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो इसके इक्वल 0 है या फिर इसके इक्वल 0 है। तो दोनों को कंपेयर करवाते हैं। तो एक तो आएगी x इज इक्वल टू हमारे पास 2, और एक आएगा x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है। x की कितनी वैल्यू आई है, 2। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, और हमारे पास y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कीजिए फिर। अगर मैं x की बराबर 2 रखता हूं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस में y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। 6 माइनस में 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई। और जब हम 4 रखते हैं तो कितना आएगा,
4 प्लस में y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस में 4 यानी y इज इक्वल टू 2। तो y की भी 2 वैल्यू आई है, x की भी कितनी आई है 2 आई है और z की क्या है 0। तो हमारे पास जो x y z है इनकी वैल्यू क्या क्या रहेगी, z की वैल्यू x की वैल्यू क्या रहेगी 2, जब x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी तो y की कितनी होगी हमारे पास 4, y की क्या होगी हमारे पास 4 और z की क्या होगी हमारे पास 0, z की क्या होगी हमारे पास 0। जब हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 और z की वैल्यू अगेन क्या होगी हमारे पास 0। तो इस तरीके से हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।